हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग दोस्त अच्छे खासे दुरुस्त होंगे। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग का तैयारी भी अच्छा खासा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का चल रहा होगा। दोस्तों, मैंने यह जो सीरीज लाया हूँ हिस्ट्री का, जो कि यह सेट नंबर 3 होगा। ठीक है ना, मैं लगातार जो 25 क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूँ यह कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी का चलेगा। तो दोस्तों देखिए, जो भी मेरे छात्र नए हैं, ठीक है ना, वो जमकर क्या करें, लाइक और शेयर अपने मित्रों को कर दें। ठीक है, और चलते हैं हम लोग बारी बारी से टाइम को गवाते हुए। ठीक है ना, टाइम ज़्यादा पास आपके पास नहीं है। ठीक है ना, इसलिए समय को बचत करते हुए हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है सीरीज में। और एक बात यह है दोस्तों, यह जो डोमिसाइल नीति जिन्हें सरकार हटा दिया इसको, यह बहुत ही दुखद घटना है। तो इसलिए सभी को थोड़ा इस पे फोकस करना है कि सरकार को इस नीति को वापस ले लेना चाहिए। ठीक है ना, और इसका मैं भी उसका विरोध करता हूँ कि सरकार ने यह गलत रवैये जो अपनाए हैं, यह विद्यार्थी के हक के लिए सरासर गलत है, खास करके बिहार वासियों के लिए। ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान में रखना है और अपना मेहनत भी करते रहना है। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था। ठीक है ना, पहला कौन था, बड़ौदा का महाराज, ट्रावणकोर का दीवान, हैदराबाद का निजाम या जोधपुर का राजा। तो इसका जो था वो ट्रावणकोर का दीवान था। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रावणकोर का दीवान। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है ना, समाचार चंद्रिका के संपादक थे, कौन थे, राम मोहन राय, ईश्वर गुप्ता, भवानी चरण बंदोपाध्याय या ज्ञान किशोर भट्टाचार्य। तो ये इसका थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। समाचार चंद्रिका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्या था वो, साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना 1822 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1822 ईस्वी में हुई थी। और इसका कौन किए थे स्थापना, भवानी चरण बंदोपाध्याय। ठीक है ना, यह धर्म सभा का एक रूढ़िवादी हिंदू समाचार पत्र था। यह कैसा समाचार पत्र था, हिंदू समाचार पत्र था। ठीक है ना, यह कैसा था, हिंदू समाचार पत्र था। ठीक है ना, इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर क्या किया था, प्रतिबंध सहित सामाजिक सुधारों के खिलाफ भी यह अभियान चलाया था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए 3 नंबर को हम छोड़ के 4 नंबर पे पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है। ठीक है ना, नलियां और कुएं या दुर्ग, धान्यगार या शिखर सहित मंदिर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको नलियाँ और कुएं तो मिला ही है, धान्यगार मिला ही है, शिखर सहित मंदिर मिले, लेकिन यहाँ पे दुर्ग की चर्चा नहीं किया गया। किसका, दुर्ग की चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो ये दुर्ग दुर्ग का तो चर्चा है, सॉरी, नलियाँ और कुएं हैं, दुर्ग की चर्चा है। ठीक है ना, धान्यगार है, लेकिन शिखर सहित मंदिर की चर्चा नहीं किया गया है। तो इसका सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, 4 नंबर। देखिए, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। मार्शल का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के मंदिर बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका मंदिर बनाते थे, लकड़ी का मंदिर बनाते थे। ठीक है ना, किसका मंदिर बनाते थे, लकड़ी का मंदिर बनाते थे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे छात्रों। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया है। ठीक है ना, ऑप्शन है अर्धमगधी, सुरसैनी, मगधी या अडिगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा मगधी। ठीक है ना, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस का उल्लेख किया है, मगधी प्राकृत का प्रयोग किया है। इन स्तंभों को उसने बौद्ध धर्म, ठीक है ना, बौद्ध धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचार प्रसार के साथ साथ उन्होंने महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों, ठीक है ना, और उनके घटनाओं क्रम में उन्होंने अपने शासकीय प्रदेशों के प्रतीक के रूप में लगाया है, प्रतीक के रूप में लगवाया, किसके रूप में लगवाया है, प्रतीक के रूप में लगवाया। ठीक है ना, और उन्होंने क्या किया था, इसमें लेख आम बोलचाल की भाषा को स्थानीय भाषा में, ठीक है ना, खुदवाए, ताकि लोगों को उसकी शिक्षाएं पहुंच सके। वो जो भी करते थे वो स्थानीय भाषा में करते थे। अशोक के समय ज़्यादातर उस समय जो लिपि चलती थी मेरे दोस्तों, वह ब्राह्मणी लिपि चलती थी। कौन सा लिपि चलती थी, ब्राह्मणी लिपि। और याद रखिएगा दोस्तों, सभी लिपियों में सबसे पुराना लिपि ब्राह्मणी लिपि को ही माना जाता है, जो कि बाएं से दाएं ओर को लिखा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन कब किया गया था। तो देखिए, भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश, जो कि कब हुआ था, 1953 ईस्वी में गठित हुआ था। भाषाई के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक 3 सदस्यीय समिति
की थी, जिसके नेताओं के नाम पर जेपी समिति ने क्या किया था कि वहाँ पे जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया भी उस समय उपस्थित थे। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी। तो देखिए भोपाल का स्थापना किसने किया था, ठीक है ना। भोपाल का स्थापना किसने किया था, तो राजा भोज ने किए थे। भोपाल का स्थापना कौन किए थे, राजा भोज ने किए थे। ठीक है ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट, थोड़ा इससे पहले कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेते। देखिए राजा भोज जो कि प्रसिद्ध शहर किसका स्थापना किए थे, भोपाल का स्थापना किए थे। ठीक है ना। और यह इसका निर्माण जो करवाया राजा भोज ने, क्योंकि वह मालवा और परमार वंश से संबंधित थे। राजा भोज किस वंश से संबंधित थे, मालवा वंश से। ठीक है ना, मालवा, ठीक है ना, और प्रवार, ठीक है ना, किस वंश से संबंधित थे, मालवा और प्रवार वंश से, वो परमार वंश से वो क्या थे, संबंधित थे। ठीक है ना। इन्होंने अपनी राजधानी, ठीक है, धार को बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, धार को अपनी राजधानी बनाई थी। भोज को विद्वता के कारण कविराज भी कहा जाता था। तो राजा भोज को और दूसरा किस नाम से जाने जाते थे, तो राजा भोज को कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कविराज, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे राजा भोज। ठीक है ना। उन्होंने भोपाल का क्या किए थे, स्थापना किए थे। ठीक है। चलते हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फर्रुखसियर का फरमान 1717 या इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो इसका जो सही आंसर है मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा बक्सर की लड़ाई 1764। आपको पता है बक्सर की लड़ाई में क्या हुई थी कि 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया गया था, क्योंकि इस लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट, ठीक है ना, तैनात कर दिया। और ये कंपनी राजनीतिक या वास्तविक प्रतिनिधि होते थे। ठीक है ना। और उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। लेकिन रेजिडेंट के माध्यम से क्या होता था, कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। देखिए जो कंपनी का अधिकारी होता था और भारतीय राज्यों के साथ भीतरी, यानी कि पूरे भारत में वो फैल चुका था धीरे धीरे। अगला राजा फिर कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, ठीक है ना, इसे भी कंपनी के अफसर ही तय करना था। ठीक है ना। तो इस लिहाजा से क्या क्या करते थे, कंपनी ने देशी रियासतों पर सहायक संधि थोप दी, जिसमें राज्य को अधिक स्वतंत्रता सेनाएं के बनाए रखने के बजाय सहायक सेना रखनी पड़ी, जिसका खर्च राजा कंपनी को देगा। ठीक है ना। जिसका खर्च क्या होगा, राजा कंपनी को देगा। यदि यह रकम राजा के कंपनी को नहीं अदा की जाए तो जुर्माने के तौर पर उनका क्षेत्र कंपनी अपने कब्जे में क्या करता था, अपने कब्जे में कर लेता था। तो इसलिए क्या होता था कि बक्सर की लड़ाई में सभी को क्या हो रही थी, देशी रियासतों को बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9वां नंबर क्वेश्चन। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था। तो यह किन शासकों के बीच हुआ था। देखिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस, पोरस और सिकंदर, घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य, या उपयुक्त में से किसी के माध्यम से नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, पोरस और सिकंदर के मध्य। देखिए यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, ठीक है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट उसको कहा जाता है। उन्होंने 326 ईसा पूर्व में क्या किया था, 326 ईसा पूर्व में इन्होंने सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था। और जब सिकंदर झेलम नदी के तट पर पहुंचा तो वहां उनका सामना किससे करना पड़ा, मतलब कि राजा पोरस के साथ हुआ, जिसे झेलम या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, झेलम या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। पोरस की सेना के विशालकाय हाथी यूनानी सेना के तीव्र, ठीक है ना, गामी घोड़ों के सामने नहीं टिक सकी और युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में रहा। ठीक है ना, युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में रहा, सिकंदर के पक्ष में रहा, और उस युद्ध में सिकंदर विजय हुए। ठीक है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10वां नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या गांधी जी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, WC बनर्जी। कौन हो जाएगा, WC बनर्जी। देखिए यह भारतीय वकील, सांसद, पत्रकार सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी माना जाता है। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा को आप लोग जानते हैं, उसको क्या आधुनिक बिहार का भी निर्माता माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह सिद्धांत जो दिए थे वो कौन दिए थे, तो सॉरी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे, WC बनर्जी नहीं देते, याद रखिएगा आप लोग, दादा भाई नौरोजी नहीं देते। WC बनर्जी कौन थे, तो यह थे जो कांग्रेस का
प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे? कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? एओ ह्यूम। कांग्रेस का जो स्थापना किए थे एओ ह्यूम ने किए थे। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुए थे। कब हुए थे? 28 दिसंबर 1885 को। और डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे वो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और इसका जो थे अफवाह सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो माना जाता है दोस्तों, सज्जन सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा या सर गणेश सिंह। तो आधुनिक बिहार का जो निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। किसको माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था कि बिहार को उन्होंने पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी कड़ी मेहनत की थी, जिसमें वे 1936 से लेकर 1944 तक कुलपति रहे थे। मतलब पटना विश्वविद्यालय का कुलपति वो कब रहे थे? 1936 ईस्वी से लेकर 1944 ईस्वी तक रहे थे। कब रहे थे? 1936 से लेकर 1944 तक। चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 12 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान करना है। जैसे जयप्रकाश नारायण, CF एंड्रूज है, दादा भाई नौरोजी है, लाला लाजपत राय है। तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लोकनायक कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? लोकनायक। तो इसमें पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपको CF एंड्रूज को हम लोग दीनबंधु कहते हैं। तो ये दूसरा हो जाएगा। CF एंड्रूज क्या हो जाएगा? दीनबंधु हो जाएगा, ठीक है ना। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते थे। इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और पंजाब केसरी के नाम से हम लोग लाला लाजपत राय को जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलान करना था, ठीक है। और एक है आपको चार था, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन दे दिया, एक फंसाने के लिए दिया था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। 3 1 2 4। चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत को गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास से संबंधित सही कथनों की पहचान करना है। इसका मैं सही कथन को पहचान कर देखिए। ऑप्शन है 19वीं सदी में, पहला ऑप्शन है 19वीं सदी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण, खदानों और सड़कों और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने गए थे। दूसरा ऑप्शन है अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से आए थे, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अनुबंधित नेटवर्क, जिसे अक्सर मजदूरों के लिए दम क्षमता की नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है। जैसे कैरेबियन द्वीप समूह, मॉरिशस, फिजी, सिलोन और मलाया जैसे स्थानों पर रहने और काम करने की सबसे दयनीय और भयानक स्थिति पाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह तीसरा ऑप्शन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। 19वीं सदी के अनुबंध को दास्ता की नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया, ठीक है ना। इसका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चौथा भी इसका नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा। मतलब तीसरा में देखिए, तो पहला हो जाएगा आपको 1 3 4। देखिए इसमें जो है 1 3 4, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? 19वीं सदी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में आए थे, ठीक है ना। वो दूसरा तो इसका होगा नहीं। तीसरा है अनुबंध नेटवर्क, जिसे हम अभी जस्ट सुने हैं। और चौथा है कुछ गिरमिटिया मजदूरों ने अपने स्वयं के सांस्कृतिक लोकाचार को नए प्रधान के स्थान के साथ मिश्रित करके खुद को अभिव्यक्त करने का एक नया तरीका खोजा। इसका कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। 1 3 4 इसका सही है, ठीक है। चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि के उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? देखिए ऑप्शन है भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, या दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। तो इसका जो 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह दूसरा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। वो अपना हमेशा भारत में वाणिज्य व्यापार क्या करना चाहता था? बैठाना चाहता था पूरे देश में। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए की थी, ठीक है ना। और 20 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के महान थे। लॉर्ड डलहौजी जो उस समय गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया कि रेलवे का फरमान जारी किए और पूरे भारत में रेलवे उस समय सबसे पहले मुंबई में 1853 ईस्वी में चालू किया था, ठीक है ना। जिसने रेलवे से होने वाले दैनिक और व्यावसायिक लाभों का विवरण दिया और इसकी व्यापक योजना शुरू करने की सिफारिश की थी। तो रेल, डाक, तार जितने भी सारे हैं वो सब
प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ठीक है ना, तो ऑप्शन है गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमित्व पर परस्पर सम्मान, या एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुटनिरपेक्षता। ठीक है ना, गुटनिरपेक्षता पंचशील के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार था पंचशील सिद्धांत। क्या था? पंचशील सिद्धांत। और यह पंचशील सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत था, जो कि भारत तथा तिब्बत के बीच क्या हुआ था? व्यापार एवं परस्पर व्यवहार में से संबंधित है। 29 अप्रैल, याद रखिएगा दोस्तों, 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत चीन से क्या हुआ था? औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया था पंचशील समझौता। ठीक है ना, 1954 ईस्वी में प्रतिपादित हुआ था, और किस किस के बीच? भारत चीन के बीच। ठीक है, चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है 1928 में बिहार में, ठीक है ना, रविदास सभा का गठन किसने किया? संत रविदास, महात्मा गांधी, जगजीवन राम या कर्पूरी ठाकुर। ठीक है ना, तो इसका जो किए थे मेरे दोस्तों, वो किए थे आपको जगजीवन राम। ठीक है ना, जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किए थे, और उन्होंने उसके स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। उन्होंने 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए संगठित था। देखिए, अस्पृश्यता का आप लोग पता कीजिए, अस्पृश्यता का चर्चा अनुच्छेद 17 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 17 में किसका चर्चा किया गया है? अस्पृश्यता का। ठीक है ना, और उसी को क्या किया था कि दलित वर्ग संघ की स्थापना उन्होंने कब किए थे? तो 1935 में किए थे। दलित वर्ग संघ की स्थापना कब किए थे? जगजीवन राम 1935 में किए थे। ठीक है ना, और संगठित किए थे, और 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। 1937 में वो किसके लिए चुने गए? बिहार विधानसभा के लिए। कब चुने गए? 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, और उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया, और उन्होंने 1928 में रविदास सभा का गठन किया। क्वेश्चन पूछता है कि रविदास सभा का गठन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ठीक है ना, तो कौन किए थे? जगजीवन राम ने किए थे। ठीक है, चलते हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों को सह संबंधित कीजिए। देखिए, यहाँ पे जैसे है संग्रहालय आशुतोष संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, कैलिको संग्रहालय, राजा केलकर संग्रहालय। तो ये स्थान दिया हुआ है मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे। ठीक है ना, तो ये कौन कहाँ है उसको हमको मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे 18 नंबर है आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा आपको 3 नंबर। ठीक है ना, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वो मुंबई में है। दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा म्यूजियम जो है ये बॉ का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। तो यहाँ पे आपको बॉ हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद तीसरा देखिए कोलकाता कैलिको संग्रहालय जो है अहमदाबाद में। कैलिको संग्रहालय कहाँ है? अहमदाबाद में। तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद है राजा केलकर संग्रहालय पुणे में है। राजा केलकर संग्रहालय कहाँ है? पुणे में। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम मिलाएंगे तो ऑप्शन, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका। अब देखिए यहाँ पे कारण आ रहा है अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो मान के चलिए कह रहा है कि ए सत्य है आर असत्य है, ए असत्य है आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जी बिल्कुल, ए और आर दोनों सही। जैसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका। जी बिल्कुल नहीं मिल सका। ठीक है ना, 19 में जैसे मान के चलिए स्वराज की अमूर्त अवधारणा ने सभी सामाजिक समूह को क्या किया था? प्रभावित नहीं होने दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि देश में अछूत समाजों ने 1930 के दशक के आसपास क्या हुआ था? खुद को दलित उत्पीड़ित कहना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, तो इस लिहाजा से भी देखा जाए तो ये नहीं होता। तो इसलिए मतलब कि कथन ए भी सही है। ठीक है ना, और अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं थे। तो ये आर भी सही है और ए आर का व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पशुपति इंद्र और देवी माता। दूसरा है पत्थर, पेड़ और पशु। तीसरा है विष्णु और लक्ष्मी। चौथा है शिव और शक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो पत्थर, पेड़ और पशु। क्या हो जाएगा? पत्थर, पेड़ और पशु। सल्तनत काल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किसके काल में होता? अलाउद्दीन के काल में हुआ था। इसलिए 2 सेनापति उस समय थे कौन?
तो उल्गू खां थे। तो इसके चर्चा हम अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी जो थे वो प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के जो बीच जैव ऑर्गेनिक का संबंध प्रमाण मिलता है वो किससे मिलता है, तो पत्थर पेड़ पशु की पूजा से मिलता है। ठीक है ना, किसके से मिलता है, पत्थर पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। ठीक है, चलते हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो किसके काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किसके काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। कितने बार मंगोल ने आक्रमण किया था, 6 बार आक्रमण किए थे। ठीक है ना, तो उसमें एक था 1297 से 98, कब पहली बार कब किया था, 1297 से 98। ठीक है ना, उसके बाद आपको किया था 1299 का नेतृत्व तो सल्दी ने किया था। लेकिन तीसरा फिर 1299 में किया था, फिर कब किया था, 1299। ठीक है ना, उसके बाद तीसरा आक्रमण जो किया था, तीसरा आक्रमण भी किया था 1299 ही में। देखिए 1299 में दो आक्रमण हुआ था, पहला दूसरा। 1299 में तीसरा आक्रमण भी हुआ था, देखिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ था कि चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में होता, 1303 ईस्वी में किया था चौथा आक्रमण। ठीक है ना, उस समय जो चौथा आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व करता कौन थे, तारगी ने किया था। और पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में हुआ था। पांचवा आक्रमण कब हुआ था, 1305 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, पांचवा आक्रमण कब हुआ था, 1305 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा आक्रमण मंगोल ने किसके शासनकाल में किए, अलाउद्दीन के काल में। और वो कितने बार किए, 6 बार किए। ठीक है ना, कितने बार किए, 6 बार किए। और छठा आक्रमण कब हुआ था, 1306 ईस्वी में हुआ था। छठा आक्रमण कब हुआ था, 1306 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, तो इस पहला आक्रमण 1297 से 98, दूसरा 1299, तीसरा 1299, चौथा 1303, ठीक है ना, और पांचवा 1305 और छठा 1306 में आक्रमण किए थे मंगोल ने। चलते हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था और यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन है आपको इस प्रकार से, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। ठीक है ना, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, उसके बाद है चौथा राजनारायण बोस। ठीक है ना, राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, 2 सेकेंड में हम बता देते। देखिए हाँ, आगे पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, उसके बाद है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, और चौथा ऑप्शन है राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यह हो जाएगा आपका सही आंसर, तीसरा नंबर हो जाएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। क्या हो जाएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी, स्वराज पार्टी, समाज समता पार्टी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद या स्वतंत्र श्रमिक दल। ठीक है ना, तो इसमें से किसके द्वारा, किसका स्थापना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ का। ठीक है ना, तीसरा नंबर इसका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर है 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, लॉर्ड बेंटिक, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। ठीक है, उस समय क्या हुए थे कि 1833 के जो चार्टर का प्रावधान एक्ट शुरू हुआ था, उसने भारतीय कानूनों का क्या किया था, संकलन किया था, और संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया था, विधि आयोग का गठन किया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में चार्टर एक्ट जो बना था वो सबसे पहले 1833 का चार्टर एक्ट था। उसमें क्या हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर को कहाँ का गवर्नर बना दिया गया, भारत का गवर्नर बना दिया गया। ठीक है ना, और उसमें जो होते थे एक विधि परिषद की नियुक्ति की गई, जो मैकाले विधि का पहला परिषद बना था। उस समय लॉर्ड मैकाले जो थे वो पहला विधि परिषद बने थे। आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। ठीक है ना, उसे क्या कहते थे, तो उसको
क्या कहते थे, वशी कहते थे। क्या कहते थे, वशी। ऑप्शन है वशी, विधत, वर्मन या कर, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते थे उस समय, उसको बलि कहते थे। यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है, क्या कहते थे, बलि कहते थे, ठीक है ना। क्या कहते थे, बलि, विदत, वर्मन, कर। तो देखिए वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको बलि कहते थे। ऋग्वैदिक में बलि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिला है। इसका प्रयोग भेंट तथा देवताओं को चढ़ाव के अर्थ में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि उस समय राजा जो होते थे, प्रजा जो होते थे, स्वेच्छा से राजा को देती थी, ठीक है ना, अथवा यह अनिवार्य कर दिया कि बलि अन्न के रूप में लिया जाता था और उत्तर वैदिक काल में नियमित कर बलि का रूप प्राप्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो मेरा जरूर समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग इसको लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, हो सके तो अपने मित्र बंधु बांधवों को शेयर कर देंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। आप लोग जोर शोर से बीपीएससी का तैयारी करते रहे। बाय बाय।